नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सृष्टि बीएएस में। आज हम लोग बातचीत करेंगे करंट न्यूज से संबंधित एक अहम टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है 10 बैंकों का विलय। 10 बैंकों का विलय करने का ऐलान हाल ही में किया है वित्त मंत्री ने, और इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि वित्त मंत्री का इसका उद्देश्य क्या है और किन किन बैंकों का विलय किया जाएगा, और विलय करने से संबंधित सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग बारी बारी से समझे सभी चीज़ों को। अगर आपके अंदर कोई डाउट वगैरह बचता है तो आप हमें कॉमेंट जरूर करिएगा, हम आपके प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सबसे छोटे से पॉइंट के साथ कि विलय के कारण क्या है। विलय के कारण बहुत बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि इसका कारण क्या रहा है, इसी के अनुकूल सभी कामों को तय किया जाता है। तो सबसे पहले विलय के जो सबसे प्रथम कारण है वो है कर्ज देने की क्षमता में बढ़ोतरी। मतलब ये है कि कोई भी व्यापारिक आदमी जो कर्ज लेता है बैंक से, उसे आधारित तौर पर बहुत ज़्यादा कर्ज नहीं मिल पाता, क्योंकि बैंकों में उतनी मुद्रा नहीं होती है, उसका कारोबार संख्या बहुत कम होती है। तो इसके अनुकूल जो कर्ज देने की प्रक्रिया उसको बढ़ाना होगा, जिससे हमारे देश में व्यापार जो व्यवस्था है, बिजनेस की व्यवस्था है, उसको बढ़ावा मिले। तो ये देश में बहुत बड़ी पहल है वर्तमान में, जो इनके लिए काम किया जाता है। तो सबसे पहला कारण क्या है कि कर्ज देने में बढ़ोतरी। किसी भी आम इंसान, चाहे भारत का हो या कोई विदेशी व्यापारिक कंपनी हो, वो अगर भारत में निवेश करना चाहता है तो उसे बहुत बड़े तौर पर जो कहते हैं हम लोग कर्ज नहीं मिल पाता है। तो एक रीज़न है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था थोड़ी सी चौपट हो रही है, उसके कारण भी। तो देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए इसको मजबूत करना हमारे लिए ज़्यादा जरूरी था, तो इसके ऊपर काम किया गया। दूसरा, बैलेंस शीट मजबूत होगा। मतलब ये है कि जो विभिन्न बैंकों के बीच आपस में जो टकरारें पैदा होती हैं और अन्य प्रकार की जो देश में व्यवस्थाएं होती हैं, जिसमें परेशानियां होती हैं, तो उसको बैलेंस करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने देश में। जैसे मान लीजिए कि आपका अकाउंट जो है बड़ौदा बैंक में है और आप पंजाब नेशनल बैंक से तत्काल रेफर करवाना चाहते हैं, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है आपके अंदर। तो इस प्रकार आप फोन पे आ गया, गूगल पे आ गया, तो इसके कारण थोड़ा सा ईजी हो गया। लेकिन पहले ये समस्याएं बहुत ज़्यादा देखी जाती थी, तो इसी के अनुसार अब इसमें बैलेंस शीट करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तीसरे नंबर पे बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्षम बनाना। इसका उद्देश्य क्या हो सकता है, आप थोड़ा सा अनुमान करिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्षम बनाने का एक ही मतलब है कि जो विभिन्न देशों के जो बड़े बड़े बैंक है, सार्वजनिक बैंक है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा सक्षम है और वो दूसरों को, यानी दूसरे देशों को लोन देने में भी बहुत अधिक सक्षम होते हैं। लेकिन भारतीय जो सार्वजनिक बैंक है वो अधिकतर मामलों में पीछे छूट जाता है, क्योंकि उन्हें लड़ने की पावर नहीं होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के स्तर पर भी सक्षम बनाना भारतीय सार्वजनिक बैंकों को बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना एक अलग पहचान मिले, एक अलग ताकत के रूप में दिखाया जाए बैंकों को। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हमारे हिसाब से तीसरा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद चौथा पॉइंट है भारतीय बैंकिंग प्रणाली जो वर्तमान में है वो $5 ट्रिलियन वाली भारतीय अर्थव्यवस्था को बनाने में मजबूत करेगी, यानी योगदान देंगे। तो कहा जाता है वित्त मंत्री के द्वारा कि इन सभी चीज़ों में बढ़ोतरी करने के लिए बैंकिंग प्रणाली को सही से लागू करना और सही से चलाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये प्रमुख कारक थे जो बैंकों को विलय करने का एक उद्देश्य हो सकता है। अब हम लोग समझते हैं कि किन बैंकों का विलय होगा और किसके साथ विलय होगा, और उसके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कितनी होगी और देश में वो कितना स्थान रखता है। तो इनके बारे में भी हम लोग बारी बारी से चर्चा करते हैं। चलिए सभी चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले जो बैंकों का विलय होना शुरू हुआ था वो 2017 में नरेंद्र मोदी के पहल द्वारा शुरू किया गया था, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब सरकार बनाई लगभग 2014 में, तो 2014 में ही ये बात कहा गया कि गरीबों को मतलब कर्ज देने की बात, इसके बाद व्यापारियों को अधिकतर कर्ज मिलेगा अपने बिजनेस व्यापार को चलाने के लिए। तो उनका पहल हमको लगता है ये शुरू से ही घोषणा पत्र में भी इस तरह की जिक्र किया गया था। तो सबसे पहले एक बार और विलय होने की प्रक्रिया हुआ था जो स्टेट बैंक के साथ हुआ था। तो स्टेट बैंक में जो भी स्टेट तौर पर बैंक थे, ग्रामीण बैंक थे, तो सभी को मिलाकर एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जो आज देश की सबसे बड़ी बैंक है। तो इसी के साथ देखा गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत हद तक सफल रही और बहुत कारगर साबित हुआ। तो इसके बाद इन बैंकों का भी विलय करना संभव लगा और बहुत ही जरूरी लगा। चलिए सबसे पहले ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों अलग अलग बैंक थे और दोनों अलग अलग काम करते थे। इन दोनों बैंकों को पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया में शामिल किया गया और इन दोनों बैंकों को समाहित कर दिया गया, यानी विलीन कर दिया गया, विलय कर दिया गया। इसकी जो कुल शाखाएं हो जाएगी वर्तमान में वो 11,437 के आसपास इसकी शाखा हो जाएगी, जो भारत में सबसे नंबर 1 शाखा के माध्यम से बैंक है। इसके बाद ये द्वितीय बैंक होगी भारत में जो सबसे ज़्यादा कारोबार के रूप में देखी
कारोबार जो है सो 18 लाख CR यानी 18 लाख करोड़ के आसपास इसका CR मतलब बैंक की जो कारोबार है, टोटल कारोबार वो इतना के आसपास हो जाएगा, जो देश के द्वितीय सबसे बड़े कारोबार के रूप में देखा जाएगा बैंकिंग प्रणाली में। इसके बाद जो दूसरा है वो है सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक में मिल जाएंगे। आप लोगों ने शायद सुना हो या ना सुना हो कैनरा बैंक, हमने भी नहीं सुना था। एक दिन गए थे शिवर तो वहीं पर देखे थे कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक का विलय मतलब सिंडिकेट बैंक मिल जाएंगे कैनरा बैंक में, और ये दोनों जो है चौथा देश का सबसे बड़ा बैंक निर्माण करेगी, बन जाएगी ये, अगर ये दोनों विलय हो जाते हैं आपस में। इसके बाद इसका जो कारोबार होगा वो 15.2 लाख करोड़ के आसपास इसका कारोबार हो जाएगा, और शाखा की संख्या 10,342 हो जाएगा, जो पंजाब नेशनल बैंक के बाद दूसरे नंबर पर आता है शाखा की संख्या में। तो ये भी एक बहुत बड़ा मददगार साबित होगा। इसके बाद आंध्रा बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बैंक, ये दोनों को मिलाकर बनाया जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी ये दोनों मिलेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसकी जो कारोबार संख्या होगी वो 14.59 लाख करोड़ के आसपास हो जाएगी, इसकी जो कारोबार संख्या है टोटल। इसके बाद ये 5वें नंबर पर देश में सबसे बड़े बैंक के रूप में, सार्वजनिक बैंक के रूप में उभरते हुए आएंगे। इसकी जो शाखा संख्या होगी 9,609 के आसपास वर्तमान में होगी, और इससे भी बढ़ेगी क्योंकि ये आपस में अभी कार्यरत है और पूर्ण रूप से इसके लिए सक्षम दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद इलाहाबाद बैंक यानी इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक में शामिल हो जाएंगे, और ये देश के 7वें सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक के रूप में देखे जाएंगे। फिर इसकी कारोबार संख्या जो है वो टोटल कारोबार रुपया जो है 8.08 लाख करोड़ के आसपास हो जाएगा। इसकी शाखा संख्या 6,204 होगी, जो वर्तमान में एक लगभग कहिए तो आप लोग 5वें या 6ठे नंबर पे एक बहुत बड़ी शाखा के नंबर पे आती है। तो इस प्रकार इन सभी बैंकों का विलय होना तय है, और विलय होगा तो इसका समय बहुत ही नज़दीक आ गया है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पता रहना चाहिए। तो एक कहने के लिए एक हो सकती है कि हमारे देश में जनताओं को क्या परेशानी होगी। जनताओं को ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि आपस में जो बैंक है वो समाहित जब होगी तो एक हो सकता है कि अलग प्रकार की जो व्यवस्था है वो बनाए जो दोनों को आपस में मैच करती हो। तो हमें लगता है कि ये ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, लेकिन तो फिर भी मोबाइल नंबर और आधार से लिंक वगैरह वो जरूरी रहता है अपडेट रखना, तो आप लोग भी ये जरूरी अपडेट जरूर करेंगे। तो आप लोगों ने देखा किन किन बैंकों का विलय होगा, जिसमें 4 प्रमुख थे। इसके बाद भारतीय वित्त मंत्री के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को ऐलान किया गया है, उसको जिम्मेदारी सौंपा गया है, और किन चीज़ों के ऊपर जिम्मेदारी सौंपा गया है ज़रा सा आप इनको भी समझ लें। जो बैंकों के प्रबंधक है यानी जो प्रबंध करते हैं उसके जो निदेशक मंडल होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसको गठन किया जाएगा ताकि जो बैंक के प्रबंधक है वो जवाबदेह हो सके निदेशक मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर नहीं सॉरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के प्रति क्या हो सके, जवाबदेह हो सके। इससे क्या होगा कि देश में जो बैंकिंग व्यवस्था है वो जवाबदेह होने से उसके ऊपर एक कार्यरत का भार बन जाता है, जिसके कारण वो सही से काम कर पाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे घोटाले हो जाते हैं बैंक में कभी कभी। नीरव मोदी का आप लोगों ने घोटाला अगर सुना हो पंजाब नेशनल बैंक में, तो एक बहुत बड़ा घोटाला था। तो इस प्रकार से लूटपाट हो जाती है कभी कभी, तो एक जवाबदेह के रूप में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद जोखिम अधिकारी का नियुक्ति किया जाएगा, जो बैंकों को दिखाएगी कि बाजार में इस तरह की परिस्थितियाँ और इस तरह की अनुकूल परिस्थितियाँ चल रही हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी पहल देखी जाएगी। बैंकों का विलय कुछ इस प्रकार था जिसे हम लोगों ने सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ा है। और अगर आपके अंदर कोई डाउट वगैरह रह जाता है तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नमस्कार। जय हिंद।